हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण शिक्षा आयोग और समितियों के बारे में, जैसे कि मुदालियर आयोग हो गया, कोठारी आयोग, यशपाल समिति। इस प्रकार के कौन कौन से आयोग आए, किस किस प्रकार की समितियां आई, तो इन सब के बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे आप KVS की तैयारी कर रहे हो, DSSS PRT के लिए जा रहे हो, या फिर आप किसी भी स्टेट टेट के लिए जा रहे हो, या फिर हम CTET की बात करें, कहीं भी आयोग से कहीं से भी कैसे भी क्वेश्चन बनकर आ जाता है। तो हम कुछ बेसिक इनका डिस्कस करेंगे ताकि हमारे एग्जाम्स में हमें इसका बेनिफिट मिल सके। सबसे पहले हम बात करेंगे राधाकृष्णन कमीशन के बारे में, जो कि 1948 में आया था। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है, सिर्फ मैंने उन्हीं पॉइंट्स को इंक्लूड कर रखा, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन तो ये बन जाएगा कि राधाकृष्णन कमीशन या राधाकृष्णन आयोग कब आया। तो 1948 में आया। ये किससे जुड़ा हुआ था? ये विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ था। यहाँ पे विश्वविद्यालय शिक्षा के बारे में पर बल दिया था, तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी इसे बोल देते हैं, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। इसके बाद बात करें तो मेन फोकस्ड ऑन द लुक इनटू द प्रॉब्लम्स ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन। इसका मुख्य सरोकार था विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्याओं पर विचार करना। इसी की रिकमेंडेशन थी कि UGC का गठन किया जाए, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का गठन हो। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किससे जुड़ा हुआ है या किसकी सिफारिश पर इसका गठन किया गया? तो राधाकृष्णन कमीशन की सिफारिश पर इसका गठन किया गया था। एक ये क्वेश्चन है, तो ये तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। इवन 4 बन जाएंगे, 3 तो 3 पॉइंट से बन जाएंगे, और चौथा ये बन जाएगा कि राधाकृष्णन कमीशन कब आया था। आगे हम बात करेंगे सेकंड की तरफ। तो सेकंड है हमारा मुदालियर कमीशन, 1952 यानी 1952-53 में ये आया था। अगर हम बात करें इसके बारे में, तो इसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे? वो थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। इन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया मुदालियर आयोग। ये किससे जुड़ा हुआ था? यह था आपका सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन से जुड़ा हुआ, यानी माध्यमिक शिक्षा आयोग हम इसे कह देते हैं। इन्होंने बल दिया था माध्यमिक शिक्षा पर। अगर हम प्रीवियस की बात करें राधाकृष्णन आयोग की, तो राधाकृष्णन आयोग ने मुख्य बल दिया था विश्वविद्यालय शिक्षा पर। इसको लेकर उन्होंने UGC का गठन करा। मुदालियर कमीशन ने मुख्य बल दिया था माध्यमिक शिक्षा पर, क्योंकि राधाकृष्णन आयोग में माध्यमिक शिक्षा को कहीं ना कहीं छोड़ दिया गया था। तो अगर पूछे कि माध्यमिक शिक्षा आयोग कौन सा है, तो वह मुदालियर कमीशन है। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन पूछा जाए तो आपको मुदालियर कमीशन लगाना है। कब आया था? 1952 में आया था। इन्होंने टीचर एजुकेशन के लिए 2 प्रकार बताए कि 2 प्रकार की संस्थाएं होनी चाहिए शिक्षक के प्रशिक्षण के लिए। पहला, प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, प्राइमरी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान। ये कार्यक्रम 2 वर्ष तक चलेगा। एंड सेकेंडरी टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, ये माध्यमिक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान। ये प्रोग्राम आपका 1 ईयर का रहेगा, यानी प्राइमरी टीचर के लिए 2 ईयर का एंड सेकेंडरी टीचर के लिए 1 ईयर का। तो इस तरह की बात की गई थी मुदालियर कमीशन में। इसके बाद हम आगे बढ़े, फिर आता है हमारा नेशनल कमेटी ऑन वुमेन्स एजुकेशन 1958। 1958 में ये कमेटी आई थी। इसे दुर्गाबाई देशमुख समिति भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी अध्यक्ष श्रीमती दुर्गाबाई थी। तो दुर्गाबाई देशमुख समिति का संबंध पूछा जा सकता है किससे तक? वुमेन एजुकेशन से तक। कब आई थी ये समिति? 1958 में आई थी। इन्होंने बल किस पर दिया? इनकी रिकमेंडेशंस थी कि सेपरेट इंस्टीट्यूशंस होना चाहिए गर्ल्स के लिए हाई स्कूल की स्टेज पर, यानी हाई स्कूल स्तर पर लड़कियों के लिए अलग संस्थानों की सिफारिश की। एडिक्वेट प्रोविजन वी मेड फॉर मदर्स, क्रेचेस, ट्रेनिंग ऑफ वुमेन टीचर्स एंड एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज वी मेड फॉर अडल्ट वुमेन। माताओं के लिए पर्याप्त प्रावधान हो, क्रेच, महिला शिक्षकों के प्रशिक्षण और वयस्क महिलाओं के लिए रोजगार की सुविधा प्रदान की जाए। क्रेच क्या होता है? क्रेच शिशु सदन कह सकते हैं आप आज के टाइम पे जो प्ले स्कूल होते हैं, जो आंगनवाड़ी होती है, उसी को आप क्रेच कह सकते हो। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। इस तरह का क्रेच होता है। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे आते हैं, उनको सिखाया जाता है, उनको थोड़ी बहुत हेल्प की जाती है, गेम्स खिलाए जाते हैं ताकि बच्चे थोड़े से सामाजिक हो सकें, अपने थोड़ी उनकी थिंकिंग डेवलप हो सके। ठीक है, तो इस तरह के क्रेचेस की सिफारिश की गई थी। आगे हम बात करते हैं फोर्थ पे आता है हमारा कोठारी कमीशन 1968। जो आपकी फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी थी 1968 वाली, वह किसकी सिफारिश का परिणाम थी या किस आयोग का परिणाम थी? तो वह कोठारी कमीशन का परिणाम थी। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। इन्होंने शिक्षा के राष्ट्रीय पैटर्न और सभी स्तरों पर और सभी पहलुओं में शिक्षा के विकास के लिए सामान्य सिद्धांतों और नीतियों पर सरकार को सलाह देना इनका काम था। कि जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी हमारी, हम इसे कह सकते हैं फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी 1968 में। तो उसका जो प्रारूप कह सकते हैं या फिर उसको डेवलप करने में किसका मुख्य योगदान था? तो वह था दौलत सिंह कोठारी का।
इनका मतलब इन्होंने शिक्षा के लिए कुछ चीज़ें बताई कि एजुकेशन होना चाहिए आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, उत्पादकता बढ़ाने के लिए शिक्षा हो, एजुकेशन फॉर एक्सेलरेटिंग प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन, एजुकेशन फॉर प्रमोटिंग सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन एंड एजुकेशन फॉर इनकलकेशन ऑफ नेशनल वैल्यूज, राष्ट्रीय मूल्यों के समावेशन के लिए शिक्षा। तो इस प्रकार के उन्होंने शिक्षा के बारे में बात कही। तो ये था आपका कोठारी कमीशन। यहाँ पर आपको मुख्य बात ये याद रखना है कि ये 1964 में आया था। दौलत सिंह कोठारी इसके अध्यक्ष थे। ये जो नीचे 4 पॉइंट लिखे हुए हैं, ये चारों पॉइंटों को आपको याद रखना है। इन्होंने शिक्षा के लिए 4 पॉइंट कहे और जो आपकी पहली शिक्षा नीति थी 1968 वाली, वह कोठारी कमीशन का ही परिणाम थी। आगे हम बात करेंगे 5th पॉइंट की तरफ। फिर आती है हमारी यशपाल कमेटी 1992 में। इसका मुख्य फोकस था शिक्षा बिना बोझ के या बिना बोझ के शिक्षा। तो स्कूली बच्चों पर शैक्षणिक बोझ को कम करने के तरीके इन्होंने बताया, कुछ उपाय इन्होंने सुझाए कि किस तरीके से हम बोझ को कम कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने बताया कि गृह कार्य के लिए आप बुक्स का कम से कम यूज़ करें। अगर आप बुक्स का यूज़ भी कर रहे हो तो आप एक साइक्लिक वे में बुक्स का यूज़ करो कि इस दिन आपको ये बुक लेकर आना है, दूसरे दिन आपको दूसरी बुक लेकर आना है, फर्स्ट बुक को घर पर रख कर आना है। इनसे इनकी कमेटी से जुड़े हुए या फिर इनके रिकमेंडेशन से जुड़े हुए 2 शब्द यहाँ पर आ जाते हैं, नॉलेज एक्सप्लोजन एंड कैचिंग अप। नॉलेज एक्सप्लोनेशन का मतलब यानी इन्होंने ज्ञान विस्फोट से दिया है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो आज का एजुकेशन सिस्टम है, यानी कि 1992 के हिसाब की बात कर रहे हैं हम, ये जो एजुकेशन सिस्टम है यहाँ पर लोग वक्त डिग्री इकट्ठे करते जा रहे हैं, यानी कैचिंग अप हो रही है। आप हर एक डिग्री को पकड़ते जा रहे हो लेकिन आपको एक्चुअल नॉलेज उसका नहीं है, आप उस नॉलेज को अप्लाई नहीं कर पा रहे हो। तो बच्चे सिर्फ नॉलेज को अपने अंदर भरते जा रहे हैं, इससे ज्ञान का विस्फोट तो हो रहा है लेकिन वह किसी काम का नहीं है। इन्होंने बात करी कि जो होमवर्क है वह शुड बी नॉट टेक्सचुअल एंड टेक्स्ट बुक, उसको आपको पाठ्य पुस्तक से अलग रखना है। अगर आप लैंग्वेज की बात करें तो इन्होंने लैंग्वेज के बारे में बताया कि लैंग्वेज कुछ ऐसी हो जो लैंग्वेज शुड बी रिफ्लेक्ट द स्पोकन इडियम्स, रिप्रेजेंटेशंस ऑफ चिल्ड्रंस लाइफ एक्सपीरियंसेस, इमेजिनरी stories and poems and stories reflecting the lives of ordinary people in different parts of the country। यानी विभिन्न देशों में किस तरह के लोग रहते हैं, इनके जीवन को रिफ्लेक्ट करने वाली आपकी कहानियां होना चाहिए भाषा के अंदर। भाषा बच्चे के दैनिक जीवन से जुड़ी हुई होनी चाहिए, उसके अनुभवों को उसमें शामिल किया जाए, इमेज का काल्पनिक कहानी कविताएं उसमें हो, आम बोलचाल में प्रयोग होने वाले मुहावरों का वहां पर समावेश किया जाए। आगे हम बात करेंगे अच्छा, इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। इन्होंने विज्ञान के बारे में कहा कि विज्ञान में एक्सपेरिमेंटेशंस होने चाहिए एंड एनालिटिकल रिफ्लेक्शन ऑन रियल लाइफ सिचुएशंस, प्रायोगिकरण और वास्तविक जीवन की स्थितियों पर विश्लेषणात्मक चिंतन का प्रावधान हो। सोशल साइंस के बारे में बात की गई, सामाजिक विज्ञान के बारे में इतिहास और भूगोल का ज्ञान कराना है, सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक प्रणालियों के कार्यों का दर्शन और कार्य प्रणाली छात्रों को सामाजिक आर्थिक विकास और समस्याओं और प्राथमिकताओं को समझने में प्रतिबिंब करने में सक्षम बनाने वाला हो। यानी आप बच्चों को सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक प्रणालियों के बारे में शिक्षा दे रहे हो तो वह कुछ शिक्षा इस तरह से होना चाहिए कि सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याएं क्या क्या हैं, इन समस्याओं को बच्चे समझ सकें, उनको रिफ्लेक्ट कर सकें। इस तरह से आपको सामाजिक विज्ञान का उन्हें ज्ञान देना है। आगे हम बात करें तो इन्होंने कुछ क्राइटेरिया सेट करे। पहला, स्कूल ग्रेडिंग में प्राप्त श्रेणी, यानी जब स्कूल ग्रेडिंग की जाती है तो वहाँ पर क्या रैंक आपका स्कूल करता है, समाज में की भागीदारी कितनी है, परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस, बच्चों की उपस्थिति का प्रतिशत क्या है। तो ये प्राथमिक विद्यालयों के लिए गुणवत्ता मानदंड होंगे। आगे हम बात करेंगे, लास्ट आती है हमारी आचार्य राममूर्ति कमेटी 1990 में आई। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रख लीजिएगा कि आचार्य राममूर्ति कमेटी 1990 में आई थी और इसका मुख्य उद्देश्य था मेक एजुकेशन सोशली ओरिएंटेड। उन्होंने मॉड्यूल व सेमेस्टर पद्धति अपनाने पर बल दिया था। तो ये हमने मुख्य कमेटी एंड कमीशंस के बारे में बात करी है। तो यहाँ से हमें हो सकता है क्वेश्चन देखने के लिए एग्जाम्स में मिल सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा जहाँ पर आपको समय समय पर जॉब से रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हैं, दीपक मीना जी नाम से सर्च कीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।